अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम एहसन फ़ारूक सागरी है। आजकल अपने मुल्क की जो सियासत जा रही है उसके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूँगा। ये देखिए, अभी इमरान खान से चल रहे हैं डायलॉग, कमेटियाँ बन गई हैं, हो गया है सब कुछ, लेकिन वो इसके बावजूद जो है ये लगता है कि किसी एक पास से कोई नज़र नहीं आ रहा कि कोई क्या हो रहा है, उसका आवाम को कुछ पता नहीं चल रहा है। और वो अमेरिका की तरफ देखने लगते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आ गया है, वो हमारी मदद करेगा। ये तो बात बहुत गलत रवायत है कि हम बाहर की तरफ देखें। जो मुल्की मसाइल है वो मुल्क के अंदर ही हल होने चाहिए। अब एक मुल्क को आप ज़बरदस्ती इंटरफियरेंस की इजाज़त दे रहे हैं कि वो आए यहाँ पर इंटरफियर करे। तो वो जब करता था, अमेरिका जब वहाँ पर ड्रोन हमले करता था, तो वो आप लोग कहते थे, ये इमरान खान साहब ही कहते थे कि देखिए जी, तो हमारी सॉवरेनिटी की खिलाफ वर्जी है, सॉवरेनिटी की खिलाफ वर्जी है। ये खान साहब कहते थे ये ड्रोन हमले बंद होने चाहिए। तो अब उसको सियासत के मैदान में आप उसको इनवाइट कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को। ये एक गलत रवायत है। ये अपने मुल्क की देखो, ये सोचो कि भाई हम मुल्क है, हम आज़ाद मुल्क है, हम सॉवरेन मुल्क है, अपने मसाइल खुद हल करो। आप उसमें मिल के बैठो, डायलॉग करो, बातचीत करो। और असल जो मसला है, मैं ये समझता हूँ, ये इलेक्शन है। इलेक्शन के हमारे मुल्क में एक रवायत बन गई है, खूब हेरा फेरी होती है। ये इन लोग के सियासतदान का ये है कि जाली वोट भुगता दिए, कहीं कुछ कर दिए। ये शुरू से हुई है पाकिस्तान में इलेक्शन में हेरा हेरा फेरी। ये अयूब खां को देख लो। अब अयूब खां मार्शाल्लाह से आए थे, उससे पहले तो इलेक्शन ही नहीं हुए थे, होते ही नहीं थे इलेक्शन। जब अयूब खां आए तो वो जनाब वो मार्शाल्लाह लगा दिया उन्होंने। जब मार्शाल्लाह लगे, आहिस्ता आहिस्ता फिर फैलते गए। उनको लालच हुआ कि अब तो मैं ही रहूँगा सदर, और ये है वो सदर बन गए, आइन भी बना लिया, सदारत से निज़ाम भी ले आए। अब जनाब जो इलेक्शन होने लगे तो उसमें इन्होंने क्या किया कि निज़ाम जो था ना, डायरेक्ट सिस्टम जो कि अवाम मुंतखब करे, वो ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, अवाम मुंतखब करेगा बीडी मेंबर्स को। बीडी मेंबर्स यानी कोई बुनियादी जमहूरियत, यानी जैसे आजकल कौंसलर कहते हैं। उन्होंने एक कॉलेज बनाया जिसको बीडी मेंबर्स का यानी जो कॉलेज कह रहे हैं कि ये 80,000 मेंबर्स होंगे ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान के मिला के। ये इलेक्ट करेंगे प्रेसिडेंट को, असम्बली नहीं करेगी, ये आवाम डायरेक्ट नहीं करेंगे। अब उन्होंने ये इस तरह कर दिया। अब जाहिर है कि 80,000 मेंबर्स को ख़रीदना, या उनमें से आधे से ज़्यादा तो वो ले खरीद सकते थे, वो उन्होंने यही किया। हालांकि आवाम मादर मिल्लत की हामी थी, फातिमा जना थी जो कायदे आज़म की बहन, वो खड़ी हुई थी उनके खिलाफ इलेक्शन में, और वो बड़ी मकबूल लीडर थी, उनका हक भी बनता था। लेकिन देखिए, एक फ़ौजी जो है वो जीत गया और एक जो सिविलियन था वो हार गया, हालांकि वो कायदे आज़म की बहन थी। ये इसमें क्या किया, अयूब खान ने मेंबर ख़रीद लिए, ईस्ट पाकिस्तान से ख़रीद लिए, इधर से उधर से सबसे खरीद के अपने बन गए सदर, बन गए खुद साख्ता सदर। तो ये जो इलेक्शन की जो बेईमानी है ना, ये बड़े गलत नतायज होते हैं। उसके बाद क्या हुआ, वो अयूब भुट्टो साहब ने वो इसका अयूब खान के वज़ीर ख़ारजा थे ये। तो ये कश्मीर में जो जंग वंग हुई थी, इसके लिए वहाँ ताशकंद गए, रूस ने इसकी मेज़बानी की कि आओ हम ये मसला हल कर देते। वहाँ गए कि सीज़ फायर का चक्कर चल रहा था। भुट्टो साहब क्या हुआ, वो अलग हो गए अयूब से। ये यहाँ आके मुल्क में उनको बदनाम करना शुरू कर दिया कि जी वो तो ये कश्मीर बेच दिया अयूब खान ने। अयूब खान ने ताशकंद में कश्मीर बेच दिया। हर जगह वो यही तकरीरें करते फिरते थे कि मैं इसका जो है ना भांडा फोड़ूंगा, यानी कि जो बिल्ली थैली से बाहर आएगी कहाँ, लाहौर में, कभी कराची में, कभी इधर। जब वो फौत हो गए, लेकिन उन्होंने आज तक कुछ नहीं, किसी को उस वक्त तक नहीं बताया कि ये है क्या। वो सब झूठ था, अयूब खान को बदनाम करना था। वो कामयाब हो गए, अवाम उनके साथ हो गई। अब अवाम तो देखा जोश जज्बात को, उन्होंने कहा ठीक है ये लीडर अच्छा है। भुट्टो साहब थे भी यंग, वो पहली दफ़ा सियासत में आए थे। वो अवाम ने उनको बड़ी वोटों से कामयाबी दिला दी। अब कामयाबी दिला दी तो अब वो इलेक्शन यहाँ वेस्ट पाकिस्तान में तो जीत गए, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में हार गए। वहाँ शेख मुजीबुर रहमान जीत गए। अब ये उनको हुकूमत नहीं मुंतकिल करने देना चाह रहे थे कि नहीं जी, उनको नहीं हुकूमत दो, चाहे मुल्क टूट जाए। उन्होंने उनको हुकूमत नहीं कर दी, और जो कहा है वहाँ जाएगा ईस्ट पाकिस्तान असम्बली के इजलास में, उसकी हम टांगें तोड़ देंगे। तो ये हमारे यहाँ एक ऐसी रवायत चल पड़ी है कि इसको इलेक्शन को तस्लीम ही नहीं कर। जब इलेक्शन हो गया, वो जीत के पार्टी, उनको वज़ीर आज़म उनका हक बनता, उनको तो हुकूमत इन्होंने नहीं दी।
आखिर ये नतीजा क्या है कि मुल्क टूट गया और वो उन्होंने आज़ादी का ऐलान कर दिया, वो बांग्लादेश बन गया। अब ये उसके बाद ये रवायत चलती रही। जब ये वेस्ट पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होते तो अपोजिशन जमातें खड़ी हो जाती कि नहीं ये बेईमानी हुई है, हेरा फेरी हुई है। कोई या नहीं, कोई इसका सिलसिला ही नहीं। फिर कोई फ़ौज को इल्ज़ाम देते कि फ़ौज ने डब्बे बदल दिए हैं, GHQ में इलेक्शन बने हैं। कोई नहीं इस किस्म की बातें सुनते रहते थे। तो ये फ़ौज को जो है ना, फ़ौज का इसमें कोई काम समझ में नहीं आता। ये लोग अपनी जिम्मेदारी उनके सर पर डाल देते थे, क्या करते थे। अब आजकल फिर वही चल रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत, हालांकि वो तो एस्टेब्लिशमेंट से मुराद फ़ौज ही है कि वो कहते हैं कि हमें नहीं, आप अपना मसले खुद हल करो। अब जो इधर इतना ज़बरदस्त वो इमरान खान का हुआ कि वो मुल्क में बड़ी वो हो गई, वहाँ पर 9 मई का जो वाक़या हो गया वो बड़ी तोड़ फोड़ की, फ़ौजियों को बड़ा बुरा भला कहा गया, फ़ौजियों को कितना बदनाम कर दिया। उठते बैठते लोग फ़ौजियों को गालियाँ दे रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे देखो कितने बदनाम किया हुआ है इन लोगों ने। बहरहाल अब वो उन पर मुकदमा चले और उनका उसका क्या नाम है, सज़ाएँ हो गई। अब वो कहते हमारे बंदे नहीं है। भाई बंदे नहीं है तो फिर तुम चुप बैठो, जिसके जो भी था उसको सज़ा मिल गई है। अब ये नहीं कि ये नतीजा क्या है, कि ये नतीजे ये है कि ये बेईमानी का, इलेक्शन में हेरा फेरी का नतीजा। अब ये जो इलेक्शन हुए इमरान खान तस्लीम नहीं कर रहे, क्योंकि वो कहते हैं ये फार्म 47, फार्म 45, ये क्या कहाँ से आ गया 47, ये समझ में नहीं आता। अब ये जो हुकूमत चल रही है वो भी डमाडोल है। अब इनसे बातचीत भी नहीं कर रहे, डर भी रहे हैं, और कभी आगे बढ़ते कभी पीछे। फिर इमरान साहब पलट पलट के ट्रंप की तरफ देखने लगते कि बात को पता नहीं वो डिले कर रहे हैं कि भाई अब ट्रंप आया, कि जब आया तब हमें ऑर्डर कर देगा और ये कर देगा वो कर देगा। तो ये इस तरह नहीं है। इन लोगों को चाहिए, हुकूमत को, सबको बैठ के सारे सियासी लीडरों को एक इलेक्शन का, सबसे पहले इलेक्शन का जो है ना ये मामला दुरुस्त करे। इलेक्शन में ज़रा भर भी वो नहीं होनी चाहिए हेरा फेरी, बेईमानी। और वो उसका जो थे ना निज़ाम क्या था, वो जो इमरान खान लाना चाहता था, यानी वो मशीनों के थ्रू होगा, कंप्यूटराइज होंगे इलेक्शन जैसे और दुनिया में होते, वैसे करना चाहिए। फिर इनके पास किसी को कुछ कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी, मतलब कोई उनकी ज़रूरत ही नहीं होगी कि साबित करो कैसे हुए थे। उसी वक्त उसे बैलेटिंग आती आती, रिजल्ट आता जाता है। तो ये मुल्क की कोई नहीं सोच रहा है। अब ये सब इलेक्शन का निज़ाम को दुरुस्त करें तो उसके बाद ये होगा कि ये आपके हर चीज़ दुरुस्त हो जाएगी। और जो जमात जीत जाए वो उसको जो मैंडेट को तस्लीम करे, मैंडेट को, और जो जमात हार जाए वो उसकी मैंडेट को तस्लीम करे। और अगर किसी को कोई है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है वहाँ जाए। लेकिन हमारे यहाँ इलेक्शन ट्रिब्यूनल ही नहीं बनाए जा रहे, यानी वो बनाते हैं तो वो लंबी डेटें दे देते हैं। उसका 1 हफ्ते के अंदर फैसला होना चाहिए, 1 हफ्ते के अंदर अंदर, क्योंकि उसके बाद क्या फ़ायदा उस मेंबर के, तो इतना टाइम वेस्ट हो गया कि आपने 1 साल के बाद उसको कामयाब करार दिया, वो तो उसका वक्त गया। ये हमने अगर मुल्क को बचाना है ना, मुल्क की मईशत को, मुल्क को बचाने से मुराद है मुल्क की मईशत इतनी ख़राब हो गई है कि ये बहुत, यानी हालात चलना बहुत मुश्किल है। बिजली के देखे क्या रेट जा रहे हैं। अभी बिजली अब IPP उन्होंने 4-5 ख़त्म कर दी, उनकी तो वैसी डेट ख़त्म हो रही थी। मतलब तब है कि जो नई कंपनी है उनसे भी कोई ऐसे मुआहदे करें और वो ये तहकीकात करें कि ये 18 सेंट 17 सेंट पे किसने ये एग्रीमेंट किए। जिसने भी किए, चाहे नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, जो भी हो हुकूमत, उससे उसको मुकदमा चलाया जाए कि तुमने ये कैसे रेट तय किया, जबकि दूसरे मुल्कों में 5 सेंट 7 सेंट ऐसे सुनने में आ रहा, वो चल रहा था। ये कैसे उन्होंने किए एग्रीमेंट, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। वरना हम तो इसलिए होता रहेगा कि जो हुकूमत है वो बेच दे। और हर कानून जो भी है वो असेंबली में पेश होना चाहिए। जो भी करने जा रहे हैं असेंबली, पार्लियामेंट से उसकी मंजूरी ले, पार्लियामेंट जिम्मेदार होगी। अगर कोई गलत एग्रीमेंट हुआ फिर पार्लियामेंट उसकी जिम्मेदार हुई। और ये एस्टेब्लिशमेंट को नहीं बुलाना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट कहती है हम तो न्यूट्रल है, फिर हम ये भागे भागे सियासतदान उनके पास चले जाते हैं। भाई क्या वो मईशत चलाएंगे या कोई तुम्हारे, अगर यही करना है तो उनको ही दे दो हुकूमत, तुम जाके बैठो एक तरफ, उन्हीं को दे दो हुकूमत, वो हुकूमत करे। तो ये जो मकसद मेरा कहने का है कि अब इमरान खान और इनको मिल के बैठ के बातचीत करें, जो जिसका हक बनता है उसको दे, जिसकी हुकूमत बनती है उसको दे, और उसके बाद मुल्क के इलेक्शन का जो निज़ाम है उसको दुरुस्त कर दे। ये इलेक्शन के निज़ाम को दुरुस्त कर दोगे फिर फ़ौज की इंटरफियरेंस भी नहीं होगी, कोई नहीं बीच में आके दखल अंदाजे, बल्कि फ़ौज को जब आप ये कि यकजहती होगी आपकी अपोजिशन की, आप हुकूमत की, तो फ़ौज खुद अवॉइड करेगी।
کوئی اس قسم کی بات کرنے کی. بھائی فوج کا کام تو سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے. اور دوسرے اب یہ دیکھیں آج کل وہ قرم ایجنسی میں کیا ہوا, وہ شیعہ سنی آج نکلا, شیعہ سنی کہا جی پہلے کی زمینیں تھی ان کو دے دی, یہ کیا وہ کیا. اب یہ جو شیعہ سنی ہے یہ مولویوں پہ پابندی لگائیں, یہ اپنے خطبوں میں کھڑے ہو کر وہاں ان کو گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو خطبوں کے اندر, جمعہ کی نماز کے اندر. اور کوئی یہ ان لوگوں پہ جو مسئلہ کی جنگ ہے نا, یہ ختم کرنی ضروری ہے. یہ ان کو پابندی لگائے, نہ یہ جلسے جلوسوں میں, نہ یہ مسجدوں میں اس قسم کی جو ہے نا ایک دوسرے کے مسلکوں کو برا بلا کہیں گے. بھائی ٹھیک ہے, جو جس کا جو مسئلہ ہے اس کو اس پہ چلنے دو. وہ فتوے دینے کی یہ کافر ہے, یہ وہ ہے. ملک کو دیکھو یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہو رہا ہے. سوشل میڈیا سے انہیں سپورٹ ملتی ہے, وہ آگے سب بیٹھ جاتے چینل پہ اور اپنے لیکچر دینا شروع کر دیتے, وہ کافر, وہ سنی, وہ یہ وہ فرقہ, یہ فرقہ. بھائی یہ تو تم اللہ پہ چھوڑ دو. جس نے جس کا جو فرقہ ہے اس کو مت چھیڑو, جو وہ کر رہا ہے اس کو جو کرنے دو. آپ کو مار تو نہیں رہا. اب ان کے جلوس نکلتے, تعزیریں نکلتے, اس کی ان کو تکلیف ہوتی. بھائی ٹھیک ہے, ان کی روایتیں, ان کی ریچوئلز ہے, جو بھی رسم و رواج چلے آ رہے ساری دنیا میں جہاں ہوتا ہے, عراق, ایران, ادھر سب ہوتا ہے, ان کو بھی جا کے روکو پھر تم کہ یہ کیا کرتے تم پھرتے ہو. یہ فتوے والے جو مولوی وغیرہ ہیں ان کو ادھر سے نکالو, ان کے ادارے بند کرو جو یہ فتوے دیتے. یعنی 10-20-100 روپے دو, ان سے فتویٰ لے لو جی. وہ ہم نے کوئی فلم دیکھ لی جس میں وہ ان کو نبی کو دکھایا تھا, لہذا آپ کا نکاح ٹوٹ گیا, میاں بیوی کا دوبارہ نکاح کرو. بتاؤ, یعنی یہ اس قسم کے یہ لوگ فتوے جاری کر رہے ہیں. یہ ان پہ جو دینی ادارے ہیں نا ان پہ پابندی لگاؤ, اور کہ یہ اس قسم کی بکواس بالکل نہ کیا کرے, کسی کے دل نہ توڑا کرے. آخر ان کا بھی جس کا جو عقیدہ ہے اس کو اس پہ رہنے دو. اس کا فیصلہ اللہ میاں کریں گے. اور کوئی کافر تو نہیں ہے وہ, اور تم نے ان کو کافر بنا دیا. وہ کل یا ایھا الکافرون وہ کیوں آئی تھی, اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ وہ تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ بھائی یہ کافر ہے, یہ کافر ہی رہیں گے, یہ نہیں تمہاری بات مانیں گے. تو تم اس کو اچھالتے پھر رہے ہو. تو اللہ کے واسطے میں ان کو دے رہا ہوں, ان سے درخواست کر رہا ہوں, دینی مدرسے والے مولوی, ملا, مفتی وغیرہ, یہ بھی اس سے بات رہے, ملک کا سوچے. یہ لوگ ملک کا کچھ نہیں جانتے, ABCD ان کو آتی نہیں ہے, معیشت ان کو آتی نہیں ہے, سائنس ان کو آتی نہیں ہے, اور ایسی تفسیریں کر دیتے کہ یہ ہوا وہ ہوا وہ. بھائی پہلے تم سیکھو تو صحیح. اور ذرا سا کچھ ہوتا ہے پھر وہ آ گئی حضرت امام مہدی آ گئے, امام مہدی آ گئے, ایسے کہ جیسے کہ یہ دیکھ رہے ہو. بھائی آئیں گے, جب آنا ہو تو آ جائیں گے. تم ایک صحیح راہ پہ چلو, ملک کو معیشت سے نکالو, خراب معیشت سے. جب ہمیں دانہ پانی نہیں کھانے کو ملے گا, ہم ملک کے مقروض ہیں, وہ ہمارے اثاثے سب خرید رہے ہیں, ہمارے یعنی ضبط کر رہے ہیں ایک قسم سے, ہم ان کو مورگیج کر رہے ہیں اپنے ادارے. تو یہ شرم کی بات نہیں ہے کیا؟ تو ان لوگوں پہ پابندی لگاؤ, یہ خود بھی اپنا احتساب کریں. یہ ادارے جو ہیں مطلب دینی میں, یہ اپنا احتساب کریں. آپ لوگ بیٹھ کے یہاں سوشل میڈیا پہ لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری یہ کہ یہ حکومت کو ان کو چاہیے کہ ہر چیز کا فیصلے جلدی ہو, پورے انصاف کی عدالتیں قائم ہو, فٹافٹ فیصلے ہو. اب الیکشن کے ڈسپیوٹ ہے وہ ان میں ہی سالوں لگا دیتے. اپنے دلوں کو صاف کرو اور سب بیٹھ کے اس کے سارے مسئلے حل کرو. جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو دو, اگر پاکستان کو بچانا ہے. اب ہندوستان کو دیکھ لو, وہاں کبھی مارشل لا لگا ہے؟ کبھی نہیں لگا. کبھی فوج آئی, فوج کا وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا جنرل ریٹائر ہو کے ادھر ہی رہتا ہے. ہمارے کہتے ہیں وہ جنرل بارے بتاتے ہیں جب وہ ریٹائر ہوتا ہے وہ کینیڈا امریکہ جا کے سیٹل ہوتا ہے. اب یہ دیکھو بات ہے, اب بات تو ان کی بھی ہے کہ ہاں یہ تو ہوتا ہے. تو اب یہ چیزیں ہیں کہ یہ تم اگر تم نے خود فوج کو دعوت دیتے ہو کہ آؤ جی ہمیں بچاؤ, جی ہمیں بچاؤ. جب تم ان کو پوچھو گے نہیں, فوج کو نہیں, ان کا کام ہے صرف جا کے ڈیفینس پہ لڑنا, باؤنڈری پہ ان کی سرحدوں کی حفاظت کرنا, اور انفلٹریٹرز جو آ رہے ہیں ان کو روکنا. باقی یہ جو معاملات ہے سب آپ کے کام ہیں. تو میرا تو یہی ہے. باقی جو بھی عمران کے مذاکرات کامیاب ہو جائے, وہ ملک میں امن و امان آ جائے. آمین.